एक्वाकल्चर गुरु में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग ये बायोफ्लॉक में सेकंड वीडियो लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम लोग बायोफ्लॉक सिस्टम्स के बारे में थोड़ा और जानेंगे। इस वीडियो को लाने में थोड़ा सा देर हुई क्योंकि हम लोग के फार्म पर थोड़ा काम चल रहा था। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल बायोफ्लॉक का कल्चर चल रहा है तिलापिया का। ये 7 नवंबर 2019 से चल रहा है और ज़ीरो वाटर एक्सचेंज है और ये बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। हियर वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लें और उस लिंक के सहारे से ये पहला वीडियो आप ज़रूर देख लें, तब ये दूसरे वीडियो को देखने में आपको रेलेवेंस मिलेगा। पहले वीडियो में हम लोग ने देखा कि नई टेक्नोलॉजी की एक्वाकल्चर में क्यों ज़रूरत पड़ती है, कितने तरह के एक्वाकल्चर सिस्टम्स होते हैं और इनपुट ओरिएंटेशन यानी कि कार्गो कल्ट अप्रोच जो टेक्निक का एडवांसमेंट है उसको लगा करके हम लोग कैसे बेहतर प्रोडक्शन ले करके अपने माल को बेच सकते हैं। दूसरा, एक्वाकल्चर में कितने तरह के प्रोसेसेस चलते रहते हैं और बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी का बेसिक मैकेनिज्म हम लोगों ने देखा कि कैसे कार्बन एडिशन से हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो वाटर क्वालिटी को ठीक करता है, प्लस एडिशनल फीड भी बन जाता है। तो अब अगले वीडियो में जो दूसरा वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे कि बेसिक टाइप के कितने बायोफ्लॉक सिस्टम्स होते हैं और बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी के कुछ 6-7 की पॉइंट्स बताए जाएंगे जिन्हें आप हमेशा याद रखिए। अमोनिया की डायनेमिक्स समझेंगे हम लोग कि किस तरह से पानी में इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन का एडिशन होता है और उससे कैसे हम लोग निजात पा सकते हैं। तो उसकी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो को कैसे समझेंगे हम लोग इसके बारे में। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स की ओर। तो हम लोग देखेंगे कि बेसिक टाइप के कितने बायोफ्लॉक सिस्टम होते हैं। इसमें बेसिक तरह के सिर्फ 2 होते हैं। एक तो वो होता है जो कि नेचुरल लाइट में होता है, यानी कि उसके ऊपर कोई शेड या छत या कोई बिल्डिंग नहीं होती, और दूसरा होता है वो इनक्लोज्ड होता है। उसमें लाइट जो है, नेचुरल लाइट जो है, उसका एक्सपोजर कल्चर को बिल्कुल नहीं होता। तो जो पहला होता है जिसमें लाइट पड़ती है उसका पानी ग्रीन होता है, सो ग्रीन वाटर बायोफ्लॉक सिस्टम कहते हैं। जैसे लाइन पॉन्ड हो गया या टैंक्स हो गए जो खुले में लगे हुए हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एल्गी और बैक्टीरिया दोनों ही काम करते हैं और दोनों ही अमोनिया रिमूवल में सहायक होते हैं। जैसे कि ये आप एक चित्र देख रहे हैं, इसमें खुले में इतना बड़ा टैंक लगा हुआ है, ये ग्रीन वाटर सिस्टम हो गया। जबकि ज़्यादातर प्रचलित जो आजकल चल रहा है वो छोटे छोटे टैंक्स लोग बना रहे हैं जिसको एक शेड या एक बिल्डिंग के अंदर रखते हैं, तो वहाँ पे नेचुरल लाइट को वो सिस्टम एक्सपोज नहीं होता। उसका वाटर मोस्टली ब्राउन होता है और वहाँ पर एल्गी के मुकाबले बैक्टीरिया का प्रभाव ज़्यादा रहता है अमोनिया कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि एक हमारे यहाँ जो सिस्टम चल रहा है वो इनक्लोज्ड एरिया में है। कुछ बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी के की पॉइंट्स हैं, इन्हें आप हमेशा याद रखें, ये आपको बहुत मदद देगी आगे अपना कल्चर करने में। तो पहला पॉइंट ये है कि बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी जो इवॉल्व हुई है इसका जो बेसिस है कि इसमें लगातार एरेशन चलता रहना चाहिए और प्रॉपर मिक्सिंग होनी चाहिए। इसमें कहीं भी जो है एनएरोबिक जोन अगर बनेगा तो वो प्रॉब्लम करेगा। तो जब एरेटेड वाटर रहेगा और सब तरफ यूनिफॉर्मली मिक्स्ड रहेगा तो जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो बहुत अच्छी तरह से होगी और वाटर क्वालिटी मेंटेन रहेगी। तो आप ज़्यादा पानी वानी चेंज करने का झंझट उसमें नहीं होगा, क्योंकि अगर आप पानी की क्वालिटी ख़राब होगी तो आप पानी चेंज करेंगे या उसे कहाँ छोड़ेंगे, उसमें इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस वगैरह भी आ जाती है। तो उस वजह से जो है काफ़ी दिक्कतें आती है और बार बार पानी लेना और बाहर छोड़ना, तो बायोसिक्योरिटी ख़राब होती है, तो डिजीज़ आने का भी बहुत चांस रहता है। तो बायोफ्लॉक सिस्टम में ये एक बायोसिक्योर्ड सिस्टम होता है जिसमें डिजीज़ वगैरह आने की बाहर से संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि आप पानी का एक्सचेंज करते ही नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि बायोफ्लॉक जो है यही बेसिस है बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी का। ये एक मिक्सचर होता है, क्लस्टर होता है जिसमें एल्गी, प्रोटोजोआ, माइक्रोब्स, अनईटन फूड, डेड मैटर, ये सब चीज़ों का एक सस्पेंशन होता है जो पानी के अंदर रहता है
और ये फ्लोट करता रहता है, काफ़ी पोरस होता है, लाइट वेट होता है, और इसमें जो इसकी पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं। बायोफ्लॉक में मुख्य रूप से जो है बैक्टीरिया होता है, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, वही सिंगल सेल प्रोटीन जो है वो आपका फीड रिसाइकिल होता करता है। एल्गी होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, और जू प्लैंक्टॉन्स होते हैं। अगर ये ब्राउन वाटर है तो जू प्लैंक्टॉन्स ही होंगे, अगर ग्रीन वाटर होगा तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स भी होंगे। ये सब जो है एक बहुत अच्छा, बहुत ही न्यूट्रिशियस फीड सोर्स होता है, जो कि आपके फीड को रिसाइकिल करता है। बायोफ्लॉक सिस्टम जो है वो एक डायनेमिक सिस्टम है, और इसमें जो बायोलॉजिकल टर्नओवर है वो बहुत, उसका समय बहुत कम होता है, यानी जो बैक्टीरियल रेजिडेंस टाइम है वो बहुत कम है। ज़रा ही देर में आपका नया फ्लॉक बन जाता है, और वो अगले ही क्षण या तो खा लिया जाता है या तो डिग्रेड भी हो जाता है। तो इसलिए जो है इसको मेंटेन करना और इसको अच्छी तरह से चलाना, इसके डायनेमिक्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर कई पैरामीटर्स के वजह इन्वॉल्व होने की वजह से इसका जो नेचर है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो सकता है। लेकिन हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे और अच्छी तरह से इसको सीखेंगे तो ये बड़े स्टेबल तरीके से भी चलता है। और फीड इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। फीड में कितना प्रोटीन है, फीड की क्वालिटी कैसी है, आप कितना फीड इसको दे रहे हैं, इन सब की वजह से जो फ्लॉक का नेचर है वो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में कभी भी फीड के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। और बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में एक इसको सेट होने में, पूरे सिस्टम को एक इक्विलिब्रियम में आने में थोड़ा समय लगता है, और उस समय के दौरान हमको एक खास फीड का जो रिजीम है वही फॉलो करना होता है, और एक बार जब सेट हो जाता है तो ये अच्छी तरह से चलता है। इसमें कई हफ्ते भी लग सकते हैं। और जो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं वो लगातार सिस्टम में बनते रहते हैं, क्योंकि जब आप इसमें कार्बन सोर्स ऐड करेंगे और अमोनिया पहले से रहेगा तो नए बैक्टीरिया बनेंगे हेटरोट्रॉफिक। जब वो बनेंगे तो उसमें जो सॉलिड्स की संख्या है वो बढ़ेगी। जब वो संख्या बढ़ेगी तो वो तो कंज्यूम भी होगी, लेकिन एक चीज़ ये पक्की है कि जितना कंज्यूम होती है उससे ज़्यादा फ्लॉक बनता है। तो फिर फ्लॉक को निकालने की भी व्यवस्था हम लोग को करनी पड़ेगी। अगर नहीं निकालेंगे और वो किसी जगह सेटल हो जाएगा तो फिर यही कारण होता है कि बायोफ्लॉक सिस्टम में स्लज बनने लगता है, और फिर वो एक चेन रिएक्शन हो जाता है, उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो प्रॉपर मिक्सिंग और प्रॉपर एयरेशन बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से स्लज का बनना बिल्कुल भी ना हो आपके सिस्टम में। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हम लोग अमोनिया डायनेमिक्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। किसी भी एक्वाकल्चर सिस्टम्स में जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन है उसका एडिशन लगातार होता ही रहता है, पानी में उसका इनरिचमेंट चालू रहता है, और ये एक्सटेंट जो है जैसे जैसे हम बायोमास बढ़ाते हैं या फीडिंग बढ़ाते हैं ये एक्सटेंट बढ़ता ही जाता है। अमोनिया और नाइट्राइट ये बहुत ही टॉक्सिक हैं, और ये फ़िश के हेल्थ को और उसकी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इनको या तो किसी दूसरी चीज़ों में ट्रांसफार्म कर दिया जाए या वहाँ से हटा दिया जाए। तो किसी भी एक्वाकल्चर सिस्टम में 3 मेजर प्रोसेसेस होते हैं, जो कि हम लोग ने पहले वीडियो में भी देखा। पहला है एल्गल अपटेक, दूसरा है नाइट्रिफिकेशन, और तीसरा है एसिमिलेटरी एक्शन बाय माइक्रोब्स, यानी कि जो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है वो उसका निवारण करते हैं। तो हम लोग अभी बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की एक्टिविटीज़ को समझेंगे। अब कुछ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ के बारे में जानते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया द्वारा अमोनिया को हटाने के लिए कार्बन नाइट्रोजन रेशियो का एक पर्टिकुलर स्तर तक होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही हम लोग कार्बन नाइट्रोजन रेशियो को एक पर्टिकुलर लेवल तक उठाते हैं तो तुरंत ही जो है वो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है उसका डिमांड नाइट्रोजन के प्रति होने लगता है, और वो उस खास रेशियो के दौरान
ऑर्गेनिक कार्बन को उठा करके, और जनरली ये ऑर्गेनिक कार्बन और नाइट्रोजन को एक फिक्स रेशियो में उठाता है और सीधे अपने बैक्टीरियल सेल में इनकॉर्पोरेट कर लेता है। तो हम लोगों को बाहर से कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन ऐड करना पड़ता है, तो ये प्रक्रिया शुरू होती है। अमूमन ये देखा गया है कि 15:1 का जो रेशियो होता है, यहाँ से हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की एक्टिविटी शुरू हो जाती है। अगर कोई फीड है जो कि लगभग 30 से 35% जिसमें वो है प्रोटीन है, तो उसका जो उसमें पहले से कार्बन भी रहता है। एक जनरल एजम्पशन के अनुसार हम लोग 50% मान लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हर फीड में रहता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक 30 से 35% वाले प्रोटीन में लगभग 10 से 1 का रेशियो कार्बन नाइट्रोजन का रहता है, जो कि कम है। तो हम लोग बाहर से सप्लीमेंटल कार्बन ऐड करके उसे 15:1 तक ले जाते हैं, तो वो उससे फिर जो है हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की एक्टिविटी शुरू हो जाती है और अमोनिया कंट्रोल होने लगता है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा कार्बन ऐड किया जाए। तो कार्बन सोर्स जो है वो कुछ भी हो सकता है, ग्रेन्स हो सकते हैं, मोलेसेस हो सकता है, बेगास हो सकता है, चॉप्ड हेज हो सकते हैं, लेकिन ये सब जो है काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद ही यूज़ करना चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट जो मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो, सस्ता हो और ऐसा हो कि वो बहुत आसानी से कार्बन को रिलीज़ कर सके। इसी पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए जब हम लोग किसी बायोफ्लॉक सेटअप का शुभारंभ करते हैं, तो उसमें ऐसा कार्बन सोर्स इस्तेमाल करते हैं जिससे हमको कार्बन बहुत आसानी से मिल सके। तो या तो शुगर इस्तेमाल किया जाता है या तो गुड़। हम लोग गुड़ इस्तेमाल करते हैं, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो अमोनिया का कंसंट्रेशन को कम करने के लिए हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का जो पाथवे है उसमें एक कार्बन सोर्स को ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। और एक ऐसे ही जनरल अनुमान के अनुसार अगर 1 kg आपके पास प्रोटीन फीड आपने ऐड किया है जिसमें प्रोटीन का परसेंटेज लगभग 30 से 38% है, तो लगभग आपको आधे से 1 किलो कार्बोहाइड्रेट सोर्स उसमें मिलाना पड़ेगा, यानी कि शुगर मिलाना पड़ेगा। शुगर में अच्छा खासा कार्बन सोर्स होता है। हम लोग को ये भी पता रहना चाहिए कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट हम मिला रहे हैं, उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है। ये आगे हम लोग बताएंगे आपको। ये कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से हमें कार्बोहाइड्रेट के अमाउंट का पता लगता है कि कार्बन सोर्स हम कितना मिलाएं। जितना ज़्यादा प्रोटीन होगा उतना ज़्यादा कार्बन सोर्स हमको मिलाना पड़ेगा। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया से अमोनिया कंट्रोल करने में थोड़े ड्रॉबैक्स भी आते हैं, क्योंकि जब हम बाहर से शुगर ऐड करते हैं तो नए बैक्टीरिया बनते हैं, तो सिस्टम में बैक्टीरियल सॉलिड्स का लोड बढ़ता है, वो उसमें एक्यूमुलेट होने लगते हैं। तो अगर उनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो उनकी वो ज़्यादा होने लगेंगे, उनसे गिल की क्लॉगिंग हो सकती है और ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि जो बैक्टीरियल लोड है वो बढ़ रहा है। ज़्यादा सॉलिड्स हो जाएंगे तो एडिशनल एनर्जी लगेगी ताकि उनको सस्पेंशन में रखा जा सके, और जो रेस्पिरेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा हायर हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है वो बढ़ा रहेगा। तो हमको रिएक्शन टाइम बहुत कम मिलेगा। अगर कोई सिस्टम फेल करता है तो उसके लिए हमें बहुत कम समय मिलेगा, क्योंकि पहले से ही ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों को क्या करना होगा कि ऐसा कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे कि हम समय समय पे फ्लॉक को ट्रीट कर सकें या उसे रिमूव कर सकें, ताकि जो सस्पेंडेड सॉलिड्स है वो एक ख़ास संख्या में ही, ख़ास अमाउंट में ही हमारे सिस्टम में रहे। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया द्वारा अमोनिया कंट्रोल करने के अलावा नाइट्रिफिकेशन भी एक प्रोसेस बायोफ्लॉक में चलता है, जिसकी वजह से अमोनिया कंट्रोल होता है। ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है ये सरफेस एरिया के साथ चिपक के रहते हैं, ये सस्पेंडेड सॉलिड्स में भी रहते हैं और भी जो सरफेस एरिया हमारे सिस्टम में है उस पर भी रहते हैं, और ये धीरे धीरे सेट होते हैं। इनका रेजिस्टेंस टाइम लंबा होता है और ये बाद में जब सिस्टम में सेट हो जाते हैं तो 30 से 50% अमोनिया को ये कंट्रोल कर ले जाते हैं। ये बेसिकली ऑक्सीडेशन प्रोसेस है और इसमें हाइड्रोजन आयन बनता है, तो पानी का पीएच लगातार गिरता रहता है। और ये सिस्टम जो ये अमोनिया रिमूवल का ये नाइट्रिफिकेशन सिस्टम, इसकी वजह से एल्कलिनिटी में भी कमी आती है।
ऐसे तो हर सिस्टम में एल्कलिनिटी कम होती है, लेकिन ख़ास तौर से नाइट्रिफिकेशन में एल्कलिनिटी सबसे ज़्यादा कम होती है। तो इसलिए समय समय पर हम लोग को लाइम ऐड करके पीएच को भी मेंटेन करना पड़ता है और एल्कलिनिटी को भी मेंटेन करना पड़ता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है जिसकी वजह से बायोफ्लॉक सिस्टम की सफलता और असफलता निर्भर करेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया द्वारा अमोनिया का कंट्रोल करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपके कल्चर मीडियम में कितना बायोमास है, 24 घंटे में उसे कितना खाना दिया जा रहा है, उस खाने में प्रोटीन का परसेंटेज कितना है। एक जनरल कैलकुलेशन के लिए फीड में 50% कार्बोहाइड्रेट का माना जाता है, प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन होता है, जो भी ऑर्गेनिक सोर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है, थोड़ा बेसिक अरिथमेटिक चाहिए, जोड़ घटाना ये सब, और पेशेंस और पैशन की आवश्यकता होगी। इतनी चीज़ें होंगी तो आप कार्बन नाइट्रोजन रेशियो को बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपने कुछ नई चीज़ें सीखी हो तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों में शेयर करिए। बहुत जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें कार्बन नाइट्रोजन रेशियो को कैलकुलेट करना बताया जाएगा। ये कार्बन नाइट्रोजन रेशियो हम दो तरह से कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे। पहला तो टैन को लेकर के रेफरेंस लेकर के कि हमारे कल्चर मीडियम में टोटल अमोनिया नाइट्रोजन कितना ppm है, और दूसरा फीड के जरिए यानी कि फीड में कितना प्रोटीन है, तो उस हिसाब से हम लोग कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।